ऐसे में ईरान भी यह जानता है कि अगर अमेरिकी हितों की पालना नहीं होगी तो ये लोग युद्ध करेंगे ही। तो ईरान भी एक तरफ तो वार्ता के लिए गया हुआ है, लगातार शांति वार्ताएं चल रही हैं कि कैसे इस मामले पर पीछे हटा जाए या अमेरिका अपनी शर्तें कैसे मनवाने में कामयाब हो जाए। अमेरिका ने जहां इतने सारे सैनिक भेज रखे हैं ईरान को घेरने के लिए, वहीं वो अपनी तरफ से शर्तों के दस्तावेज भी भेजा हुआ है, जिन शर्तों में यह है कि ईरान अपने यहां पर परमाणु का जो एनरिचमेंट कार्यक्रम चल रहा है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, उस कार्यक्रम से पीछे हटे। प्रॉक्सी जितने भी उसके सहयोगी दल हैं, चाहे फिर हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, उनके साथ में वो पूरी तरह से पीछे हटे, यानी उनको कभी सहयोग ना करे ऐसा वादा करे। और तीसरा, जो ईरान के पास में जो मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसने इजराइल पर हमला करके इजराइल के हाल खराब कर दिए थे पिछले साल जून 2025 में, बोले उन बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खत्म करे। इन शर्तों के साथ ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है। जहां तक बात हो परमाणु की, यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, ईरान वहां पर कुछ हद तक सहमति जताता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि 60% तक आपके कहने पर मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम कर सकता हूं। पिछली बार भी 2015 में भी, जब ट्रंप से पूर्व वाले जितने भी लोग थे, ओबामा टाइप के जो लोग थे, उन्होंने जब काम करवाया था, उन्होंने भी हमसे जब एक्ट मतलब साइन करवाया था, तब भी हमने एनरिच्ड यूरेनियम अपने देश से निकालकर रूस में भेज दिया था। अब एनरिच्ड यूरेनियम फिर से आप कह रहे हो तो हम 60% तक कम करने को तैयार हैं। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि अब तक ईरान जो मना करता आ रहा था कि इसके पास में एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है। एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब यूरेनियम जो है उसके कई आइसोटॉप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। उनमें से पिच ब्लेंड नाम का जो यूरेनियम का मतलब और है, पिच ब्लेंड जो है, उसमें से इनका एक आइसोटॉप है यूरेनियम 92-235। वो जब मात्रा में बढ़ता है पिच ब्लेंड के रूप में, और जब बाहर निकल कर आता है और उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज में माइंस में से निकलकर बाहर आता है, उसको बाहर बाहर निकालकर उसकी उस आइसोटॉप की मात्रा को बढ़ाने की आसान भाषा में प्रक्रिया को एनरिचमेंट कहा जाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा विस्फोटक माना जाता है कि मतलब उसके विस्फोट से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। ऐसी प्रक्रिया में यूरेनियम के तमाम अयस्कों में से, ओर्स में से एक प्रकार के यूरेनियम की मात्रा बढ़ाना एनरिचमेंट की श्रेणी में रखा गया। और उस काम को ये लगातार कर रहे हैं। उसमें बहुत एनर्जी, बहुत पैसा और बहुत तकनीक लगती है। ये लगातार उस काम को करते हुए चल रहे हैं। अमेरिका का अनुमान है कि इनके पास 2000 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम उपलब्ध है। यह अपने आप में एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए पर्याप्त है। किलो भर का न्यूक्लियर बॉम्ब भी बड़े बड़े देशों को निपटा सकता है। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारा स्टॉक पाइल कर लिया है और अमेरिका उसी को कम करने के लिए ईरान से कह रहा है। ईरान का कहना भी है कि अगर आप हम पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाते हो, जिसमें से बैंकिंग प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, तेल पे से प्रतिबंध, तो हम 60% तक अपना एनरिच्ड यूरेनियम कम कर सकते हैं। लेकिन बात हो बैलिस्टिक मिसाइल की या फिर बात हो आपके साथ में प्रॉक्सियों के साथ बातचीत ना करने की, हम उस पर आपको सहमति नहीं दे सकते। कारण यह है क्योंकि हम फिर एक देश बचेंगे ही नहीं, फिर आप हमें कभी भी मार के चले जाएंगे। इन सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। सिचुएशन रूम के अंदर हुई वार्ता, जिसमें इन्होंने अपने दामाद के साथ जो बातचीत की, उस बातचीत पर इनकी प्रवक्ता बाहर निकलकर आई और उन्होंने कहा कि वार्ता के रास्ते खुले हैं, लेकिन ट्रंप किसी भी चीज के लिए खुले हैं। मतलब कि वो चाहेंगे तो एक्शन भी ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार व्हाइट हाउस से डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि बातचीत करना पहला ऑप्शन है, और इसके लिए वो लगातार बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि ट्रंप जो इतना एग्रेसिव रवैया दिखा रहे थे, अचानक इतना पीछे क्यों हट रहे हैं? जब पूरा माहौल बना ही चुके, मिडिल ईस्ट वाले लोग इनसे मिलके जा ही चुके, मिडिल ईस्ट का कारण भी समझ में आ गया, इजराइल इनको कह ही रहा है, ट्रंप के रवैये में इतनी नरमी क्यों आ गई है? कहां ऐसा है जिसको लेकर ये बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं? बार बार सिचुएशन रूम में बैठकर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? कौन सा रिस्क है जो ये नहीं लेना चाहते? तो इसके पीछे का कारण है साथियों, मिड टर्म इलेक्शन। जैसे 2024 में इनके यहां इलेक्शन हुए थे, तो 2022 में मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। ऐसे ही मिड टर्म इलेक्शन इनके फिर से होने जा रहे हैं नवंबर 2026 में, या इस साल के अंत में। 2026 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। हर 2 साल में अमेरिका में चुनाव होते हैं, जिन्हें मध्य अवधि मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। और इन चुनावों में तय होता है कि वर्तमान जो सरकार काम कर रही है, यह सरकार ठीक से जनता को पसंद आई भी या नहीं आई। अगर नहीं आई तो यहां पर चुनाव में जो नतीजे आते हैं वो होते तो असल में कांग्रेस के नतीजे हैं। कांग्रेस बोले तो इनकी संसद के नतीजे, लेकिन उनसे
अगली बार कौन राष्ट्रपति बनेगा या कौन सी पार्टी बहुतायत में रिपीट कर जाएगी, इसका एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है। अब सवाल बनता है, हमारी संसद की तरह ही इनके यहां चुनाव होते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर इनके राष्ट्रपति तो पहले ही बन गया, अब चुनाव क्यों हो रहे हैं? तो पहले से समझते हैं, भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो संसदीय व्यवस्था है। इनके यहां पर राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है। यहां पर राष्ट्रपति को आपने चुनवा दिया कि साहब नवंबर 2024 में इलेक्शन हो गए थे, राष्ट्रपति ट्रंप चुन करके आ गए थे, उनकी पद की गारंटी है, वो 4 साल तक पद पर बैठेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता, यह शब्द अधूरा सत्य है। असल में सत्य यह है कि अगर इनका महाअभियोग हो जाए, महाअभियोग यानी इंपीचमेंट हो जाए, तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यह इंपीचमेंट कहां होता है? इनकी संसद में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर सदन में दो, मतलब सदन के अंदर, संसद के अंदर दो हाउसेज हैं, एक का नाम लोकसभा है और एक का नाम राज्यसभा है। ऐसे ही अमेरिका की जो कांग्रेस है, संसद है, उसके अंदर दो सदन होते हैं, एक का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक का नाम सीनेट होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सांसद होते हैं और सीनेट में 100 सांसद होते हैं। जैसे भारत के अंदर 530 और जो 267, 273, ये जो नंबर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के अंदर भी नंबर्स निकल कर आते हैं। यहां पर जो 100 सीटें हैं, कौन सी 100 सीटें? अमेरिका के अंदर उच्च सदन की जो 100 सीटें हैं, ये हर राज्य से 2 निकल करके आती हैं। हर राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं 6 साल के लिए। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, इनमें 1/3 सांसदों का चुनाव होता है 6 साल के लिए। सीनेट के 100 में से 33 या 35 इस साल चुने जाएंगे। 1/3 सांसदों का निर्वाचन होगा जो अगले 6 साल तक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो 435 सांसद हैं, 435 कौन से वाले? जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 2 साल के लिए ही चुनकर आते हैं, तो उनका भी चुनाव यहां पर होगा। इसके अलावा अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 में से लगभग 36 राज्यों के गवर्नर का इलेक्शन भी इसी मिड टर्म के अंदर होगा। गवर्नर स्टेट को चलाने वाली बॉडी है, वहां का सबसे बड़ा आदमी है, उसका इलेक्शन भी इस समय पर होगा। कई स्थानीय निकायों का चुनाव भी, कई शहरों के मेयर का चुनाव भी इस मिड टर्म इलेक्शन में होगा। इसका मतलब अकेले ट्रंप अगर जीत भी गए थे 2024 में, लेकिन उन्हें सत्ता चलानी है पूरे देश के अंदर, तो उन्हें इस मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पार्टी, कौन सी पार्टी है? ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, उसकी बहुतायत में सीटें आए जरूरी है, उसके मेयर चुने जाएं, उसके गवर्नर बनकर आए जरूरी है। अब एक और सवाल, ट्रंप अगर नहीं जीत पाए तो क्या होगा? देखिए, इनके यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ताकत होती है कि वो एक सहमति पत्र साधारण मेजोरिटी से निकालकर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस कर सकती है। फिर सीनेट 2/3 मतों से, यानी कि लगभग 67 मतों से मतलब इनके राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में अगर सीनेट में 50 में से 67 बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेट पार्टी के लोग चुनकर अगर आ गए, तो वो सीनेट के दम पर इनके खिलाफ इंपीचमेंट यानी महाअभियोग लाकर इन्हें पद से हटा सकते हैं। क्या अब तक किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है? नहीं। तो हटाया नहीं गया तो फिर इतनी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं? बहुत से राष्ट्रपति खुद को इंपीच्ड कहलाना पसंद नहीं करते। जैसे रिचर्ड निक्सन को ही ले लीजिए। रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जब इंपीचमेंट आने ही वाला था, उस समय उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाटरगेट का मामला एक बार मैंने आपको बताया था अपनी पाठशाला के एक सेशन में। कुल मिलाकर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और उन मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप की पार्टी परफॉर्म करना चाहती है।